आज स्टार्ट करनी है फ्रॉम एडवांस वर्चुअलाइजेशन, या इसको जी। हम ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन भी बोलते हैं। और आजकल जो ये जाना जाता है, ये कंटेनराइजेशन एंड ऑर्केस्ट्रेशन के नाम से जी। मार्केट में जाना जाता है। इसके लिए पहले मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाता हूँ कि वर्चुअलाइजेशन और कंटेनराइजेशन एक्चुअल में क्या है। आपके पास एक कंप्लीट इंफ्रा है जो आप अपने पास वर्चुअलाइजेशन में इस्तेमाल कर रहे थे। ये नीचे आपका हार्डवेयर आ गया जिसको हमने इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा हुआ है। इसके ऊपर क्या हुआ, आपने हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया। ये कोई भी हो सकता है, हाइपर वी भी हो सकता है, हाँ, वो जो हवावे अरे का मैक। फ्यूजन भी हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर वी है, हवावे का फ्यूजन है, VMware का ESXi है। तो वो ये इसका कोई है। भी हाइपरवाइजर होता है। जैसे सिट्रिक्स का भी आपने नाम सुना होगा, सिट्रिक्स एक कंपनी, उनका जेन यूज होता है। तो डिफरेंट कंपनीज हैं, उनके डिफरेंट हाइपरवाइजर के नाम हैं। जिस तरह हमने देखा है, विंडोज भी है हमारे पास, वो लिनक्स भी है और मैक ओएस भी है। ठीक है, 3 जी। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। आपकी मर्जी, आप अपने लैपटॉप पर विंडोज इंस्टॉल करें, आपकी मर्जी आप लिनक्स इंस्टॉल करें, आपकी मर्जी आप उस पर मैक ओएस इंस्टॉल करें। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर VMware का ESXi हाइपरवाइजर हमने इंस्टॉल कर लिया अपने फिजिकल सर्वर पे। अब उसके ऊपर क्या है, आप यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। उसको या तो आप गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं या वर्चुअल मशीन बोल रहे होते हैं। ये जी। जैसे आपको दिखा रहा है कि ये एक उसने इसको बाउंड्री लाइन लगाई है इसकी, और वो बता रहा है कि ये क्या आपकी एक वर्चुअल मशीन है, उसके ऊपर आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया और आपकी ऐप ए उस पर चलना स्टार्ट हो गई। इसी तरह जी। से दूसरा इंस्टॉल किया आपने, उस पर आपकी ऐप बी चलना स्टार्ट हो गई। फिर तीसरा इंस्टॉल किया उसने, उस पर ऐप सी चलना स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह से आपका जो था वर्चुअलाइजेशन का इन्वायरमेंट इस तरह से काम करता है। अब इसमें हमने देखा कि हमने कोई भी एप्लीकेशन चलानी है, उससे पहले हमें यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन की ज़रूरत है। उसके ऊपर फिर हम उसका रन टाइम इंस्टॉल करेंगे। रन टाइम से मुराद कि कौन से वो लैंग्वेज में बनी हुई है, वो सी में है, पाइथन में है, जावा में है, ठीक है, नोड जेएस में, कौन सी लैंग्वेज में आपने उसको बनाया, वो क्या है, उसका रन टाइम है जिसकी बेस पे उसने रन होना है वहाँ पर। वो आपकी MS SQL में बनी हुई एप्लीकेशन, वो आपकी ओरेकल में बनी हुई है, तो वो ओरेकल या MS SQL क्या है, उसका रन टाइम है आपकी एप्लीकेशन का। तो ये आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर करना पड़ रही हैं। उससे क्या हो रहा है कि अगेन यहाँ पर आपको ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है आपको मिनिमम वो फुलफिल करनी है कि 4 GB जी। आपको रैम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रखनी है। जी। यहाँ पर आपको 8 GB रैम की रिक्वायरमेंट है, तो आप 8 GB रैम रखेंगे। तो जी। यहाँ पर भी रिसोर्सेज आपके ज़ाया हो रहे थे। तो उन्होंने कहा, हाँ। एक तो हम वर्चुअलाइजेशन पर गए, हमने काफ़ी हैवी सर्वर्स लगाए, और हमने लाइसेंस कॉस्ट ज़्यादा यहाँ पर दी। हमने जी। एक्सपर्ट IT पर्सन्स की टीम रखी है यहाँ पर। बट अगेन हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट की जो यूटिलाइजेशन है वो कुछ हद तक यहाँ पे कवर हो रही है। मिसाल के तौर पर मजीद मैं आपको वर्चुअलाइजेशन का आइडिया दे देता हूँ एक में यहाँ पर। अब इसमें पहले अगेन मैं यहाँ पर दोबारा से बात करने लगा हूँ थोड़ी सी अपने डाटा सेंटर के बारे से। डाटा सेंटर जो होता है आपका, अब आप किसी कंपनी में बैठे हुए हैं, वहां पर आपने अपना एक डाटा सेंटर सेटअप कर दिया, ये आपका एक डाटा सेंटर है। और इसमें आपने अपने डिफरेंट सर्वर्स, डिफरेंट राउटर्स, स्विचेस हो गए, आपके सर्वर मशीन्स हो गई, और आपकी स्टोरेज होगी। अब एक्चुअल में क्या हो रहा होता है, अब आपकी एक लेट से कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आपके मल्टीपल ब्रांचेस हैं जहाँ पर मल्टीपल ऑफिसेज हैं, आपके एम्प्लॉयज बैठे हुए काम कर रहे हैं। एक आपका सेंट्रल डाटा सेंटर है और उसमें आपकी तमाम चीज़ें काम कर रही हैं। अब ये भी तो इशू आ सकता है, कोई वजह हो सकती है कि जितनी भी यहाँ पर आपके पास छोटी छोटी ब्रांचेज हैं, जैसे हम कुछ यहाँ पर ब्रांचेस बना लेते हैं इसकी, ये रिमोटली आपके यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। ठीक है, लेट्स से मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 डिफरेंट ब्रांचेस बना दी, ये आपके इस डाटा सेंटर के साथ रिमोटली कनेक्ट हो रही है। ये कनेक्ट हो गई। अब कोई वजह आई कि उस रीजन से आपके जो ISP है वो डाउन हुई, या कोई और भी रीजन है, उसकी वजह से आपके ये डाटा सेंटर से इनका जो है कनेक्शन खत्म हो गया। अब ये कनेक्ट नहीं कर पा रही यहाँ पर। तो जितनी देर के लिए आपका ये डाउन टाइम आया है,
उतनी देर के लिए आपके यहाँ पर एप्लीकेशंस चलना बंद हो जाएंगी। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपने इस डाटा सेंटर का एक रेप्लिका बनाएंगे, जिसको हम डीआर साइट बोलते हैं, डाटा रिकवरी साइट। ठीक है, डिजास्टर रिकवरी साइट। इसका आपको क्या फायदा होगा, आपने एक इसका रियल टाइम रेप्लिका बनाया हुआ है। जितना डाटा है यहाँ पर आपका सारे का सारा आपके इस जो साइट है यहाँ पर रेप्लिकेट हो रहा है। जो चेंजेस हुई आपके यहाँ पे डेटाबेस में, जो चेंजेस हुई आपके सॉफ्टवेयर में, सारी सारी यहाँ पर अपडेट होती जा रही है साथ साथ। तो जैसे ही आपकी ये साइट डाउन होगी, जो आपकी मेन साइट है, वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपने ये सारा सेटअप किया हुआ होता है, आपकी जो आईटी की टीम होती है वो आपकी कनेक्टिविटी करा देगी आपकी डीआर साइट्स। इसमें क्या है, आपका बिजनेस लॉस नहीं होगा। लेकिन आपके जो इंफ्रा की या हम कैपेक्स की अगर हम बात करें, तो उसकी जो कॉस्ट है वो आपको ऑलमोस्ट इतनी पड़ेगी जितनी आपको यहाँ पे पड़ेगी। जितनी यहाँ पे कॉस्ट पड़ेगी उतनी आपको कॉस्ट इतनी पड़ेगी, बट इसको मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए जो आपको आईटी टीम की रिक्वायरमेंट है वो बहुत मिनिमल होगी। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को यहाँ पर टेस्ट करेंगे। उसके लिए हो सकता है कि आपको सिर्फ सिर्फ यहाँ पर 2 लोगों की रिक्वायरमेंट हो, जो आपकी कंप्लीट डीआर साइट को मेंटेन कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो। तो इसका क्या मतलब है कि फिजिकल इन्वायरमेंट में भी आपको एक कंप्लीट डाटा सेंटर चाहिए होता है, उसकी कॉपी चाहिए होती है, जहाँ पर आपका डाटा स्टोर हो रहा होता है। और ये इस लोकेशन से काफ़ी दूर होता है। हो सकता है ये एक शहर के दूसरे कोने में हो सकता है किसी दूसरे दूसरे शहर में आपने इसको सेटअप किया हो। तो ये कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और नॉर्मली हम काम ये करते हैं। अब इसका आपको बेनिफिट क्या होता है एक्चुअल में अगर देखा जाए, यहाँ पे भी तो आपकी सपोर्ट टीम बैठी हुई है जो उस रिमोट ऑफिस में बैठकर एक्टिविटीज कर रही है। तो आपको न्यू हायरिंग की जरूरत ही नहीं है, आपको अलग से बिल्डिंग लेने की जरूरत नहीं है जहाँ पर आप ये पूरा सेटअप लगाएंगे। आपके पास ऑलरेडी एक बिल्डिंग है, उसी में आप अपना एक डाटा सेंटर बनाएं और वो सारे काम कर लें। यहाँ पर बेनिफिट हो जाता है। तो इस तरह से आपका फिजिकल इन्वायरमेंट चल रहा था। अब जैसे हमने देखा कि हमारे पास फिजिकल डाटा सेंटर है और उसके अंदर हमारी सारी चीज़ें वहाँ पर मैनेज हो रही थी। अब हमने क्या किया, यहाँ पर की वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन में हमने क्या काम किया, यहाँ पर अपने मल्टीपल सर्वर्स ले लिए। ये आगे लेट से मिसाल के तौर पर मैं 3 सर्वर ले रहा हूँ, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन में जो कॉन्सेप्ट होता है कि मिनिमम आपके पास अगर फिजिकल इन्वायरमेंट में 3 फिजिकल सर्वर्स हैं तब आप उसको वर्चुअलाइजेशन पर लेकर जाएं। उसकी रीज़न क्या है अभी वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें फिर आपका जो फार्मूला चलता है जब हम वर्चुअलाइजेशन कर रहे होते हैं एक्चुअल में, उसमें होता है 1/3 का फार्मूला कि 1/3 रिसोर्सेज मस्ट बी फ्री ऑन योर सर्वर। अब हम जा रहे हैं वर्चुअलाइजेशन पे, तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपका ये जो सर्वर है, फिजिकल सर्वर, कोई हार्डवेयर फेलियर आया, ये डाउन हो गया, पावर सप्लाई इसकी ब्रस्ट करके इसका बोर्ड काम करना छोड़ गया, ये बंद हो गया सर्वर। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मिसाल के तौर पर आपने क्या किया हुआ यहाँ पर लेट से हम कहते हैं कि 3 हम कहते हैं आपकी वर्चुअल मशीन चल रही हैं। इस पर भी 3 चल रही हैं, इस पर भी 3 चल रही हैं, और ये भी आपका लेट से चले हम इस पे 2 कर लेते हैं। फिलहाल हमने इस पे 2 वर्चुअल मशीन चलाई हुई। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सारी चीज़ें चल रही हैं। मिसाल के तौर पर आपका ये सर्वर डाउन हो गया, अब इसके ऊपर जो 3 वर्चुअल मशीन चल रही थी उनका क्या बनेगा, वो भी डाउन हो जाएंगी। अब वो डाउन हो गई तो इसका मतलब है कि मिसाल के तौर पर अगर कोई एक इसमें बहुत ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट थी मशीन, तो वो क्या होगा, आपके यहाँ पे डाउन हो जाएगी मशीन। अब उसका आप क्या करेंगे, तो जो हम यहाँ पर 1/3 रिसोर्सेज फ्री कर रहे हैं उसकी रीज़न ये है कि मिसाल के तौर पर अगर वर्चुअलाइजेशन में ऐसे होता है, आपका ये फिजिकल सर्वर डाउन हो गया है तो वो इन दोनों में जहां पर भी उसको स्पेस मिलेगी आपकी वो वर्चुअल मशीन शिफ्ट कर देगा। वर्चुअलाइजेशन में आपका एक्चुअल में ऐसे काम हो रहा है, आपकी मिसाल के तौर पर 3 में से एक वर्चुअल मशीन को उसको स्पेस मिली यहाँ पर, वो लेकर आ गया, 2 की उसे स्पेस मिली यहाँ पर, वो 2 को उठा के यहाँ पर ले आएगा। तो अब क्या होगा,
आपका बिजनेस लॉस नहीं होगा। ये आपका कंप्लीट सर्वर डाउन हो चुका है, आपने उसकी चीज़ें सेटअप की हुई हैं ऐसी वर्चुअलाइजेशन में। ये सेटिंग्स होती हैं, छोटी छोटी सेटिंग्स होती है, आपने वो करनी होती है, बाकी ऑटोमेटिकली ये सारा काम हो रहा होता है। ये 1/3 रिसोर्सेज फ्री रखने का आपको बेनिफिट क्या मिला है कि उसको बाकी सर्वर्स में स्पेस मिल गई है। स्पेस मिलने से क्या हुआ, अगर कोई भी आपकी मशीन डाउन होती है, उसमें जितनी भी आपकी सर्विस चल रहे हैं वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है। हमने हमें ड्रॉबैक्स नजर आए। एक तो हमें नजर आया कि हमें हैवी सर्विस चाहिए। दूसरा हमें नजर आया कि वर्चुअलाइजेशन की जो लाइसेंस कॉस्ट है बहुत ज़्यादा है। आप अगर VMware के लाइसेंस की बात करें तो 25 के USD का एक लाइसेंस होता है, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। और अगर आपने डिफरेंट मल्टीपल यहाँ पर वर्चुअल मशीन्स डिप्लॉय करनी तो आपको मल्टीपल लाइसेंसेस लेना पड़ते हैं, और वो आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। थर्ड, हमने ये देखा कि हमें फिर भी यहाँ पर रिसोर्सेज फ्री रखने पड़ रहे हैं सर्वर पे। तो रिसोर्सेज का ज़ाया यहाँ पर भी था बेतहाशा। उसके बाद फिर मार्केट में जो चीज़ आई वो आई आपके पास एडवांस वर्चुअलाइजेशन, जिसको जी। आजकल हम कंटेनराइजेशन बोलते हैं। अब इसमें आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, आपको जरूरत नहीं है किसी हाइपरवाइजर की, आपको जरूरत नहीं है कोई हाई फाई रिसोर्सेज की। यहाँ पर अगर आप देखें, आपके फिजिकल हार्डवेयर है उसके ऊपर आपका कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, चाहे आपने अपने लैपटॉप पे विंडोज 10 की हुई है, 11 की हुई है, आपने यूबंटू इंस्टॉल किया हुआ है, व्हाट्सएवर आप जो मर्जी यूज कर रहे हैं अपने पास इन्वायरमेंट में, उसके ऊपर आप डॉकर इंजन इंस्टॉल करेंगे और उस पे आपकी डायरेक्ट एप्लीकेशंस चल जाएंगी। अब इसमें हमें पता है, अगर हम डॉकर की बात करते हैं, अब लाइसेंस कॉस्ट की बात करें, डॉकर की बात करते हैं, तो आपको पता है इसका जो है प्रोप्राइटरी भी लाइसेंस है और ओपन सोर्स भी है। ये क्या है, एक्चुअल में ओपन सोर्स है, इसका कोई लाइसेंस नहीं है। आप अपने पास सिंपल इंस्टॉल करें और उसमें आप अपने कंटेनर्स बनाएं और रन करें। तो ये इसमें बेनिफिट क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है। अब होता क्या है, हमने देखा कि कोई भी आपने अगर एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, उसके लिए आपकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, वो विंडोज बेस है या लाइनक्स बेस है। सेकंड, उस पे आपके रन टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, इनको हम बोलते हैं रन टाइम। ये चीजें इंस्टॉल होंगी तो आपकी एप्लीकेशन रन होगी, अदरवाइज रन नहीं होगी। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रन टाइम, विंडोज 11। अब इसकी आपको पता है कि रिक्वायरमेंट होती है, रैम कितनी चाहिए आपको, फोर लेट जीबी से तक 4 GB चाहिए, जी। और हार्ड कितनी चाहिए आपको, लेट से हम कह लेते हैं कि 60 GB आपको कह रहा होता है कि इतनी फ्री स्पेस होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, लेकिन वो 20-30 GB पर भी इंस्टॉलेशन हो जाती है। ठीक है। तो जी। ये आपके पास बेसिक रिक्वायरमेंट है आपके पास इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने की, फिर इसके ऊपर आपकी वो एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी। कंटेनराइजेशन में क्या होता है, आपके पास जब आप कोई भी डॉकर कंटेनर बनाने जाते हैं, डॉकर हब बेसिकली आपके पास क्या है, एक मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस है जहां पर इन्होंने अपने विंडोज सर्वर के और लिनक्स के, इसी तरह से ubuntu हो गया, रेड हैट हो गया, उनके कस्टमाइज यहाँ पर आईएसओज रखे हुए, और इसको हम इनकी जबान में बेस इमेज बोलते हैं। क्योंकि देखें, कोई भी आपने एप्लीकेशन रन करनी है उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का हमने देखा कि नॉर्मली ये रिक्वायरमेंट है। जब आप यहाँ पर डॉकर फाइल को रन करते हैं तो उसमें आपने फर्स्ट लाइन में ये बताया हुआ होता है उसको कि ये आप लाइनक्स पे चलाना चाह रहे हैं या यूबंटू पे या आप विंडोज पे, किस पे आप ये चलाना चाह रहे हैं। तो वो क्या जी। करता है, फर्स्ट लाइन रीड करता है ये यूबंटू का कंटेनर बनाए, तो वो क्या जी। करेगा, फौरी तौर पे जाएगा डॉकर हब पर, वहां से यूबंटू का इमेज लेकर आएगा, डाउनलोड करेगा आपके मशीन पर, और उसमें आपके कंटेनर में उसको इंस्टॉल कर देगा। अब ये है बिल्कुल बेस इमेज, इसमें जी। कुछ भी नहीं है। बट इसमें अब आपका रन टाइम भी इंस्टॉल होना है, बाकी चीज़ें भी होनी है,
तो उसके अकॉर्डिंगली इसका साइज इंक्रीज होता जाएगा। हो जी सकता है वो जो इमेज डाउनलोड करके लाए आपकी डॉकर फाइल रीड करने के बाद जो जो उसमें रिक्वायरमेंट होगी उसकी, उसको नॉर्मली क्या होता है, हमारी सारी वेब एप्लीकेशंस होती है जो हम अपने डॉकर पर रन कर रहे हैं, या हमारे वो डेटाबेसेस होती हैं जो हम डॉकर पे रन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। जी मिसाल के तौर पे वो आपकी वेब एप्लीकेशन है, तो वेब एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर आपको अपाचे या इंजन एक्स की जरूरत थी। तो जब वो इसको इसमें ऐड करेगा तो माइट पॉसिबल इसका साइज आपको और वहाँ बढ़ पे जाए। 100 MB दिखा दे, जो वो डाउनलोड करके लेकर आया है इसको, वो आपको 110 MB 120 MB, ठीक है, इस तरह से कोई भी वो साइज दिखा सकता है। जो जो आपकी इस फाइल में रिक्वायरमेंट होगी उस ओएस से रिलेटेड वो सारी चीजें उसमें ऐड करके लेकर आएगा, और ये जी विद इन सेकेंड सारे काम हो रहे होते हैं, हमें इसलिए वहां पे पता नहीं चलता। और इसलिए बहुत ज़्यादा फास्ट डिप्लॉयमेंट आपकी कंटेनराइजेशन के अंदर। हमने क्या किया, हमने डॉकर के थ्रू अपना एक कंटेनर रन कर दिया। अब अगर देखा जाए मिसाल के तौर पर हम अज्यूम कर लेते हैं 110 MB इसने लिया, और आपकी टोटल एप्लीकेशन रन होने के बाद इसने जो टोटल आपके सिस्टम में स्पेस ली है वो लेट से उसने ले ली है 500 MB। अब इतने से रिसोर्सेज को रन करने के लिए आपको रैम और प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी। जीबी में भी नहीं जाएंगे हम, लेट्स से हम अज्यूम कर लेते हैं 250 MB पर हमारी वो एप्लीकेशन चल पड़ी है, और उसमें स्टोरेज की आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी मैक्सिमम, हम अज्यूम कर लेते हैं कि 1 GB स्टोरेज पर वो चल पड़ा है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम प्रोसेसर की बात करें, वो आपका माइट पॉसिबल गीगा हर्ट्स की बजाय आपके वो मेगा हर्ट्स पर काम कर रहा हो। तो इसका क्या मतलब है कि हम उसको 1/3 या 1/4 प्रोसेसर पर भी चला सकते हैं एप्लीकेशन को। जी अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, मिसाल के तौर पर आपने ऊपर जो बाइजिंग वर्चुअलाइजेशन एक आपने एप्लीकेशन रन की, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था कि एक आपका पीओएस सॉफ्टवेयर है, उसके लिए 24 GB आपको रैम चाहिए, 4 प्रोसेसर्स चाहिए हैं। कंटेनर एप्लीकेशन में अगर हम आएंगे तो उसमें माइट पॉसिबल आपने जो पीओएस अपना रन करना है उसके लिए आपको 1 GB रैम और सिर्फ एक या हाफ प्रोसेसर यहाँ पे रिक्वायर हो। तो जी आपका यहाँ पर हार्डवेयर कितना रिड्यूस हो गया, 24 टाइम्स या 23 टाइम्स आपका वो रिड्यूस हो गया। 1 to 8 GB आपने रैम का सर्वर परचेज किया। अब उसके ऊपर आप यहाँ पर अपनी कितनी एप्स रन कर सकते हैं। और मिसाल के तौर पर आप किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहे हैं और वहाँ पर उनकी हम कहते हैं 2000+ एप्लीकेशंस हैं वो चल रही हैं। तो अगर आप इसको कंपेयर करें 128 GB है और आपको मिनिमम इतना लग रहा था, इसका मतलब है कि 128 आपकी एप्स एक सर्वर पर चल सकती हैं, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर आपका क्या हो रहा था, 24 GB आपकी एक एप्लीकेशन के लिए कंज्यूम हो रहा था, जी 4 प्रोसेसर आपके यूज में जा रहे थे। 128 डिवाइड बाई 24 करता हूँ तो ये 5.3 बता रहा है मुझे जी कि मैक्सिमम 128 GB में आपके 5 जो है वो एप्स चल सकती हैं, 5 एप्स आपकी चल सकेंगी इसमें, इन हाँ इन योर फिजिकल इन्वायरमेंट। अगर आप फिजिकल सर्वर पे वो काम कर रहे हैं या वर्चुअलाइजेशन में काम कर रहे हैं तो मैक्सिमम 5। 5 और ऑप्शन हमने जी जो वर्चुअलाइजेशन की डायग्राम बनाई थी उसमें हमने देखा था कि हम 1/3 रिसोर्सेज अपने फ्री कर सकते हैं या रखेंगे। तो उसको अगर देखा जाए तो आप 4 से ज्यादा एप्स एक सर्वर पे नहीं चला पा रहे। और जबकि जी हमने यहाँ पर देखा है कि बाइजिंग कंटेनराइजेशन आप क्या कर सकते हैं, 120 एप्स कैन रन। तो ये आपको कंटेनराइजेशन में फायदा हुआ, लेकिन बात अब इससे भी आगे जा रही है। अब हम बात कर रहे हैं, अब ये चाह रहे हैं कि हम बिल्कुल ही
हार्डवेयर से जान छुड़ा लें। जैसे कि हमने ये डायग्राम में देखा है कि हमें यहाँ पर भी ज़रूरत है किसी न किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की। उसके ऊपर आप डॉकर इंजन इंस्टॉल करेंगे और उस पर आपने ये सारी अपनी एप्लीकेशंस रन करनी है, ठीक है ना। अब हम इस चीज़ से भी बाहर आ रहे हैं कि सर्वरलेस इन्वायरमेंट, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत ना हो, डायरेक्ट वो रन हो जाए। कि हमने देखा यहाँ पर हमने 128 एप्लीकेशंस रन कर ली एक सर्वर पे। अब आपके पास ये तो एक नॉर्मल से सॉफ्टवेयर हाउस की मैंने आपको एग्जांपल दिए कि 2000 प्लस ऐप्स हैं। आपको 10K प्लस ऐप्स के भी सॉफ्टवेयर हाउसेस मिलेंगे जो कि यहाँ पे काम कर रहे हैं और सर्विसेज दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। इतने ज़्यादा उन्होंने अपनी एप्लीकेशंस वहाँ पर मैनेज की हुई हैं। तो जैसे जैसे ये ग्रो करता जाएगा आपका सॉफ्टवेयर हाउस, आपके क्लाइंट्स बढ़ते जाएंगे, आपके पास जो एप्लीकेशन बढ़ती रहेंगी, उसमें क्या होगा, यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ सर्वर्स भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। अब लेट्स से 2000 डिवाइडेड बाय आप 128 करें, तो इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 16 फिजिकल सर्वर्स आपको चाहिए अपने इन्वायरमेंट में, ठीक है। ये आप 10,000 करें, 10,000 डिवाइड बाय 128, तो इसका मतलब है आपको ऑलमोस्ट 78 सर्वर्स चाहिए प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। लेकिन अगर 2000 आप डिवाइड करते हैं 4 पर, तो इसका मतलब 500 सर्वर्स की रिक्वायरमेंट है आपके पास फिजिकल इन्वायरमेंट। जी। जैसे हमने ऊपर वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में देखा है, 500 कहाँ और तो आपके 16 सर्वर्स कहाँ पे। तो ये चीज़ें हम बाय यूजिंग कंटेनराइजेशन इस तरह से मैनेज करके अपनी जो रिसोर्सेज की जो कैपेक्स है वो भी हम यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। ये है हमारी एक्चुअल में एडवांस वर्चुअलाइजेशन के वो आपके यहाँ पर किस तरह से काम कर रही है।